चुनावी वोट यात्रा में आज हम बात करेंगे उज्जैन आलोट लोकसभा क्षेत्र की। दरअसल यह सीट बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से जानी जाती है। इसके साथ ही इसकी एक और अलग ही पहचान है, सम्राट राजा विक्रमादित्य। दरअसल राजा विक्रमादित्य उज्जैन के ही राजा रहे हैं। वे न्याय के लिए काफी प्रसिद्ध रहे हैं। उनके न्याय में 9 रत्न के अलावा 22 पुतलियों ने उनका सहयोग किया। हम आधुनिकता की बात करें तो वर्तमान में न्याय का जो भाग है वह न्यायपालिका निभा रही है, अर्थात न्यायालय। न्यायालय की जब बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वकील। वर्तमान दौर में वकील ही न्याय की पूरी प्रक्रिया निभा रहे हैं। दरअसल इस वोट यात्रा में आज हम चर्चा करेंगे वकीलों से। इसके पहले हम आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखा दें। दरअसल यहाँ पर एक चुनावी चौपाल टाइप की लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि यह चाय की दुकान है। यहाँ पर तमाम सारे जो वकील हैं वे चाय का लुत्फ तो उठाने आते ही हैं, साथ ही यहाँ पर जो अलग अलग व्यंजन है उसका भी लुत्फ उठाते हैं। भैया, किस प्रकार के आपके यहाँ पकवान बनते हैं? चाय है, पोहा है, जलेबी है, कचौरी है, समोसा है, आलू बड़ा है, दही का मट्ठा है, पानी की बाटल है। यहाँ पर जो तमाम सारे वकील हैं वे चुनावी चर्चा भी करते होंगे, क्योंकि आने वाली 13 तारीख को मतदान है। क्या चर्चा होती है? सब नाना प्रकार की चर्चा होती है। यहाँ होटल में सब पार्टी के लोग आते हैं। यहाँ पे सब अपनी अपनी बातें करते हैं। यहाँ पे बीजेपी वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, आप पार्टी वाले भी आते हैं। नाना प्रकार की चर्चा होती है, दिन भर ही चलती रहती। तो यहाँ पे चर्चा चाय की। आप देख सकते हैं कि यह है चाय के दुकान संचालक, जिसका साफ तौर पर कहना है कि तमाम सारे जो वकील हैं वे अलग अलग राजनीतिक दलों की बात करते हैं। हमारे साथ कई वरिष्ठ अभिभाषक हैं, इसके साथ युवा भी हैं। हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, क्या लगता है, क्या उज्जैन शहर के मुद्दे हैं? किस प्रकार के विकास काम हुए, ये क्या कमियां हैं? देखो, उज्जैन शहर में विकास नाम की चीज़ तो है ही नहीं। जो छिपरा का वास्तव में जो है उसका कोई उद्धार कर ही नहीं पा रहा है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे सत्यनारायण जटिया इतने साल रहे, उन्होंने कभी छिपरा को दृष्टिकोण किया ही नहीं है। उनने इधर कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं। उज्जैन की सड़कें देख लें आप जाके, कितनी खराब सड़कें हो रही है। आदमी हर दुर्घटनाएं हो रही, कुछ भी हो रही है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, उस टाइम सड़क ठीक हो जाती है, उसके बाद वापस गड्ढे हो जाते हैं रोडों पर। टाटा वालों ने ऐसा कर रखा है यहाँ पे। यहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब कहने को। अगर सरकार की बीजेपी के इतने टाइम तक सांसद रहे हैं, वो अगर चाहते तो कभी का काम हो जाता है यहाँ पे, लेकिन आज तक कुछ काम नहीं हुआ विकास का यहाँ पे। वरिष्ठ अभिभाषक का कहना है कि विकास नहीं हुए। मेरे साथ यहाँ पर पूर्व बार अध्यक्ष हैं। सर, आप अध्यक्ष रहे, लंबा कार्यकाल रहा है, तमाम सारे वकील आपके अधीन काम करते हैं, क्या लग रहा है आपको? जी, वर्तमान में जो चुनावी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा संघर्ष लग रहा है। और हम बाबा महाकाल की नगरी के वासी हैं, तो हमारे को ये तो गर्व है ही कि हम महाकाल बाबा की और राजा विक्रमादित्य जो न्याय के लिए जाने जाते थे उनके शहर के वासी हैं। साथ ही हमारी बस केवल एक ही दिली इच्छा रहती है कि जो भी चुनाव हो, चाहे चर्चा हो, चाहे कुछ भी हो, बड़े स्वस्थ वातावरण में होना चाहिए, उसका एक स्तर होना चाहिए। और मैं ये आज कह सकता हूँ दावे के साथ कि हमारे शहर का अभी तक जो वातावरण है वो बड़ा अच्छा रहा है। उसके लिए मैं अपनी तरफ से हृदय से सभी दलों को धन्यवाद देता हूँ कि इससे क्या होता है, जो बाहर की जगह हमारा जो संदेश जाता है वो जाता है कि आज उज्जैन शहर में जो भी चुनावी चर्चा भी हो रही है वो एक अपनी बड़ी स्थिति को देख के हो रही है, एक स्तर को देख के हो रही है। क्या मुद्दे हैं? क्या लग रहा है कि फिर से भाजपा सरकार रिपीट होगी या फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, अगर चुनाव की दृष्टि से देखें तो निश्चित मानिए जब 2 उम्मीदवारों में आप तुलना करेंगे तो कई गुना आप देखेंगे कि महेश परमार जिसको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, वो महेश परमार निश्चित, आप चाहे वो कोरोना का काल देखिए, आप चाहे शिप्रा शुद्धिकरण को देखिए, या किसी भी जन आंदोलन में लगातार वो सतत भागीदारी बनाए रखते हैं और एक्टिव रहते हैं। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि लगातार जिस आदमी ने लगातार संघर्ष करा, और इसी संघर्ष के कारण जब हमने देखा कि सत्यता है कि 162 सीटें लाके भाजपा ने बम्पर मेजोरिटी पाई, उसके पश्चात भी महेश परमार इस स्थिति में भी चुनाव जीत के वहां से आया। इसके पहले हमने जब उज्जैन नगर का चुनाव हुआ महापौर का, तब भी हमने देखा कि इतना जबरदस्त संघर्ष रहा, इसका कोई जवाब नहीं। तो इन सब परिस्थितियों में मेरा ऐसा मानना है कि एक जुझारू व्यक्तित्व है, अच्छा लड़ने वाला है और जनता के लिए खड़ा रहने वाला है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसको महेश परमार का पल्ला भारी है। यहाँ पर यह बताना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने उनके ही विधायक को यहाँ पर मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अनिल फिरोजिया और महेश परमार आमने सामने हुए थे। तब महेश परमार ने अनिल फिरोजिया को पटकनी दे दी थी और विधायक महेश परमार बन गए थे। हालांकि अब फिर लोकसभा चुनाव में दोनों ही उम्मीदवार आमने सामने हैं। सर, आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि अगर यूँ देखा जाए तो कैंडिडेट में महेश परमार
जो सक्रियता है वो वर्तमान सांसद की नहीं है। वर्तमान सांसद जी केवल मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और क्षेत्र के विकास के नाम पे उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है। उनके पास में लोकल में कोई काम करा हुआ 5 साल में भी नहीं दिख रहा है कि उन्होंने करवाया हो। और शहर के विकास का मुद्दा है तो विकास के नाम पे तो मेडिकल कॉलेज नहीं है 20 साल से सरकार है भाजपा की। शहर में कोई मेडिकल की सुविधा ऐसी नहीं है, जो इंदौर में ही जाना पड़ता है यहाँ पे। तो विकास के नाम पे भी कुछ भी नहीं है। सिंहस्थ आता है तो हमारा विकास हो जाता है, सिंहस्थ नहीं हो 12 साल में तो विकास नहीं हो। तो महेश परमार की ललक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के विधायक है, मगर उज्जैन में महापौर का चुनाव लड़े और उनका शहर पे भी विजन है। उनकी सोच है कि मैं शहर के लिए कुछ करूं, उज्जैन के जिले के लिए करूं, लोकसभा के लिए करूं। तो ऐसा प्रत्याशी जो लगातार लोगों के बीच में सक्रिय रहता है, हमेशा लोगों से मिलनसार है, जनता को अब की उम्मीद है कि महेश परमार को ही वो जिताएंगे, ऐसा उनको लगता है। तो उम्मीदवार के रूप में महेश परमार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर राम लहर के अलावा हिंदुत्व व प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी देखने को मिल रहा है। सर, आप क्या मानते हैं, किस प्रकार से यहाँ मुकाबला है? यह मुकाबला जो है राष्ट्रीय स्तर का ये इलेक्शन है और इसमें कोई कहीं नीचे कुछ देख ही नहीं रहा है। विकास की बात तो मैं आपसे करूँगा, पर अभी जो है सिर्फ नरेंद्र मोदी और पूरा देश राममय है और राष्ट्र हित में सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। क्या विकास काम है जो यहाँ पर हुए हैं? विकास कार्य की अपन यदि बात करें तो उज्जैन में जहाँ तक आप चारों तरफ अभी क्षेत्र में घूम रहे हो, ऐसा कोई जिले में विधान लोकसभा क्षेत्र में कोई गांव नहीं है जहाँ पर डामर की सड़क नहीं है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत है, वो बनने जा रहा है। और विकास, ये राष्ट्रीय लेवल का इलेक्शन है, इसलिए विकास में आप पूरे देश में एम्स देखिए, पूरे देश में सड़कें देखें, चतुर्भुज जो वो सड़कें बनी है यहाँ से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, वो देखिए। उज्जैन से गरोड का रोड देखिए, जो एक रेलवे लाइन है जो वर्षों से बंद पड़ी थी, झालावाड़ आगर तक पहले लाइन थी और अब उसको जो है झालावाड़ से उज्जैन तक की उसकी डीपीआर बन गई है। और अनिल जी फिरोजिया यहाँ पर नर्मदा जी लाए हैं और छोटे छोटे गांवों में नर्मदा जी का पानी पहुँच रहा है, हर घर में शुद्ध जल पहुँचेगा। और विकास में ये जो भी दिख रहा है आपको, ये सारा विकास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। और धारा 370 जिसको कांग्रेसी या विपक्ष के लोग कहते थे कि इसको हटाने में पूरे देश में खून खराबा हो जाएगा, उसको बहुत सामान्य तरीके से सारे मुस्लिम भाइयों के सहयोग से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मोदी जी ने उसको धारा 370 के कलंक को मिटाया, राम मंदिर का मंदिर बनाया। तो ये राष्ट्र हित में है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव है, इसमें कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि यहाँ कोई उम्मीदवार महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्र हित का इलेक्शन है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी और उज्जैन की सीट 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्र हित के मुद्दे बड़े ही यहाँ बताए जा रहे हैं, राष्ट्र हित पर ही वोट होगा। सर, क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से राष्ट्र हित सर्वोपरि माना जाता है, पर जैसा कि मेरे पूर्व में अभी जो पास में खड़े हैं भैया, इन्होंने कहा कि राममय, और तो क्या राममय अभी हुआ? भारतवर्ष तो सदियों पुराना राममय है। हर हिंदू राम की सेवा करता है, भक्ति करता है, हर हिंदू अपने आप को सनातनी मानता है। तो क्या राम अभी आए हैं? राम मंदिर बनने के बाद राम आए हैं? कि राम सदियों काल पुराने राम है। आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस मंदिर नहीं बना पाई, बीजेपी ने मंदिर बनाया। बीजेपी ने मंदिर बनाया तो आप ये देखें कि मंदिर उस स्थान पर बना जहां का ढांचा गिरा था, उस स्थान को परिवर्तित कर दिया गया। और ये देखें, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं या बीजेपी की बात करूं तो कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री ने मंदिर का दरवाजा खुलवाया था, दर्शन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू करवाई थी। तो राम मंदिर के नाम पे, विकास के नाम पे वोट मांगो। आज विकास क्या है देश में? बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, आम आदमी की हालत खराब है। 5 किलो राशन देने से कुछ नहीं हो रहा है। 5 किलो आप एक परिवार को राशन दे दोगे, उससे क्या पूरे घर का वो निकल जाएगा पूरे महीने का? नहीं। यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। रोजगार जब तक नहीं होगा, जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी, महंगाई पे कंट्रोल नहीं होगा, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित की सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। इसको अमूलचूल परिवर्तन करके और दूसरी इसको धरातल पे लाना पड़ेगा। आपको बेरोजगारी दूर करने के सबसे पहले प्रयास करने पड़ेंगे कि बेरोजगारी दूर हो। सिर्फ प्रलोभन देना और मुफ्त की रेवड़ियां बांटना, इससे देश हित और राष्ट्रहित नहीं होगा। मुफ्त की रेवड़ियां, बेरोजगारी, गरीबी, यह मुद्दा बताया जा रहा है। अब युवा वोटर हैं, क्या मानते हैं? मुफ्त की रेवड़ी और जो भी आप बता रहे हो वो योजना है, प्रधानमंत्री की भी योजना रहती है और मुख्यमंत्री की भी योजना रहती है, और इस योजना का लाभ गरीबों को मिलता है और गरीब उस योजना का लाभ लेकर लाभान्वित होता है और उसका परिवार चलाता है। और उसको चुनावी माहौल में लाना, मैं नहीं जानता हूँ कि उसके परिवार के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्योंकि अगर उसका अनाज उसको नहीं मिलेगा तो आज इतनी बढ़ती महंगाई में
वो अपने परिवार को नहीं पाल पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारे चुनावी मुद्दे हैं। जी आप बताइए कि क्या आप सोचकर वोट डालने जाएंगे, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो उज्जैन में ये है, कोई रोजगार, जटिया जी भी इतने टाइम से सांसद रहे, मंत्री रहे, मध्य प्रदेश शासन के भी 12 साल मंत्री रहे, अभी 20 साल सरकार को यहाँ हो गए, स्टेट को और सेंट्रल में हो गए 10 साल, पर उद्योग के नाम से उज्जैन में कुछ भी नहीं है। और अब यही अपेक्षा है कि डॉक्टर मोहन यादव जो बने हैं सीएम, वही कुछ करे उद्योग के लिए तो ठीक है, बाकी सनातन के नाम से तो ये वोट ले रहे हैं। और महाकाल भगवान के यहाँ भी 201 रुपये की जो फ्री में भस्म आरती की जाती थी, वो भी 201 रुपये ले रहे हैं। तो ये भी कई स्थानीय मुद्दे हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर लिए जा रहे शुल्क पर भी सवाल उठ रहा है। हालांकि यहाँ पर उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, वे उज्जैन की दक्षिण विधानसभा से ही आते हैं, इसलिए उज्जैन में विकास होगा। सर क्या मानते हैं आप, क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव है? अभी हाल फिलहाल में तो ज़मीन पे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। क्या विकास काम हुए हैं? जो भाजपा के लोग हैं या जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि कई विकास काम उन्होंने किए, धरातल पर दिख रहे हैं। विकास काम राष्ट्र के हिसाब से देखें तो कुछ काम हुए हैं, लेकिन जो आम मतदाता है या आम मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको तो अपने शहर में रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए। 2014 में इनका क्या नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो महंगाई आज कहाँ है? वो सिलेंडर के रेट, पेट्रोल डीजल के रेट, डॉलर के रेट, जब 68 रुपये पे डॉलर था, जब इन्होंने इतना हल्ला मचा था, आज 83 पार है। इस आरोप पर भाजपा के जो नेता है वे कहते हैं कि इनकम भी बढ़ी है। कोई इनकम नहीं बढ़ी है। आप किसानों की हालत देख लो, 2 गुनी की जगह 27 रुपये इनकम। आम आदमी की कोरोना के बाद ऐसी हालत हो गई है कि उसके जो बचत थी वो भी पूरी चली गई है। महीने का खर्च ही चलाना मुश्किल हो रहा, बचत तो करना बहुत दूर की बात। आप क्या मानते हैं किस प्रकार के उज्जैन संसदीय क्षेत्र के लिए मुद्दे हैं, और क्या विकास के वादे जो प्रत्याशी उन्होंने किए थे पूरे हो पाए? विकास के वादे तो कोई पूरे नहीं हुए। तो 40 साल से यहाँ भाजपा की सरकार थी, सत्यनारायण जटिया जी भी इतनी बार सांसद रहे, लेकिन कोई एक फैक्ट्री बता दो आप, ये कोई फैक्ट्री हो, कोई विकास कार्य कुछ भी नहीं किया। आज भी आदमी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इससे जूझ रहा है, इसलिए कोई मुद्दे तो ऐसा कोई काम हुए नहीं है। राष्ट्रहित की बात की जा रही है, राष्ट्रीय मुद्दे जरूर धरातल पर दिख रहे हैं, परंतु लोकल स्तर पर जो काम होना थे वे नहीं हुए, ऐसे आरोप लग रहे हैं। सर आप क्या मानते हैं? सर मैं तो राष्ट्रहित की बात मानता हूँ। जो राष्ट्रहित के लिए काम करेगा मैं उसको वोट डालूंगा। और मोदी कर रहा है, अभी कुछ समय के लिए कर रहा है, हो सकता है कि अब बाद में करे नहीं करे, पर हाँ राष्ट्रहित के लिए तो काम करा उसने 370 हटाई। आज ये कम से कम ये हो गया कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति वहाँ जाके अपनी ज़मीन खरीद सकता है और ज़मीन परचेस करके वो मालिक बन सकता है, इसलिए राष्ट्रहित में वहाँ तक। बाकी यह जो लोकल है, लोकल में तो आज मैं भी देख रहा हूँ कि मैं जब जरा सा था और आज युवा होकर आज वकील हो गया हूँ, पर आज तक विकास के नाम पर और व्यापार के नाम पे तो उज्जैन जीरो है। आप देखना कि आप अपने उज्जैन से लगी सिटी है इंदौर है, सिमिलर पॉपुलेशन दोनों की, हो सकता है कि उसके और कुछ ज़्यादा, पर वहाँ पे देखो विकास के नाम पे कितने उद्योग धंधे वगैरह, और यह उज्जैन में कुछ भी नहीं। ये जटिया जी ने भी शुरू से आखिर तक लोगों को ये चाट चटाई सनातन की और इस धर्म की, पर काम कुछ नहीं करा। अब आप आ जाओ तो इधर शिवराज ने नर्मदा लाने का बोला था, आज तक नर्मदा नहीं है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि शिवराज जी से पूछो कि नर्मदा का पानी ऐसा तो नहीं कि आपके घर चले गया, उज्जैन से तो पाइपलाइन ही गायब हो गई। अभी आप देख लो, अभी ये पंचकोशी यात्रियों को स्नान वगैरह करने का मौका है तो कचरे गंदे पानी में नहाए, कहाँ गया? और मोहन जी से पूछो, आप तो मोहन जी तो प्रॉपर उज्जैन के है ना, उनसे पूछो आप सीएम बन गए तो आप ही हटवा देते 7 साल कचरा, पर उनको भी नहीं लेना, उनको सिर्फ पायलट बन के घूमना है और वो काम करेंगे नहीं। ये वो भी आए तो वही चाशनी चटाएंगे कि आप सनातन के लिए वोट डालो, और वोट ले लेंगे हिंदुओं से और अन्य पार्टी के अन्य लोगों से भी ले लेंगे, पर बाकी उज्जैन का विकास नहीं करेंगे। अभिभाषकों का सभी साफ तौर पर कहना है कि जो मुद्दे हैं वे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हम उन पर वोट करेंगे। हालांकि कई लोगों का कहना है कि लोकल स्तर पर कोई काम नहीं हुए। सर आप क्या मानते हैं? देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय हित अपनी जगह है, लेकिन यहाँ के संसदीय क्षेत्र के जो निवासीगण हैं, वोटर्स हैं, उनके बारे में सोचा जाए। यदि बीच के 5 साल छोड़ दिए जाएं प्रेमचंद गुड्डू जी वाले, तो शुरू से लेकर अभी तक बीजेपी का शासन है। यहाँ पे महापौर, मेयर, नगर परिषद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो विकास कहाँ है?
कहीं दिख रहा हो तो विकास आप बताइए, कोई डेवलपमेंट हुआ हो, युवाओं के लिए कोई रोजगार के नए साधन मुहैया हुए हैं तो बताइए। रोजगार के अलावा अगर अपन महंगाई के बारे में छोड़ें, 20-22 हज़ार रुपये सोना था जो आज 74 हज़ार रुपये सोना हो गया, इतनी महंगाई बढ़ गई। डेवलपमेंट के बारे में आप देखें तो कहीं कोई ऐसा नया इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नए ऐसे बड़े कॉलेज बने हो तो बताइए। उज्जैन इतनी विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की नगरी, न्याय की नगरी मानी जाती है, यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए उपलब्ध नहीं है। जो यंग जनरेशन है जिन्होंने जब से जन्म लिया और 22 साल के हो गए, प्रथम वोट उन्होंने दिया, बीजेपी के ही शासन देखा उन्होंने, बीजेपी के अलावा कुछ शासन ही नहीं देखा उन्होंने। एबीवीपी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कुछ नहीं देखा है। उसके अलावा भी उनका वोट भी ले लिया जाता है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, सारे युवाओं को प्रलोभित कर लिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये देश में जब चुनाव हो, संसदीय क्षेत्र में, उन संसदीय क्षेत्र में विकास का काम हो, कोरोना काल का काम हो, जैसे हर सुख दुख की घड़ी में कम से कम वो आके खड़े हो जाए। महेश परमार जी पूरे कोरोना काल में सबके साथ जीवित संपर्क रहे, महापौर का चुनाव हो या विधानसभा के मामले हो तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, उज्जैन के मूलभूत मुद्दे उन्होंने उठाए। तो हम चाहते हैं कि हमारा वोट बदलाव की ओर जाए, परिवर्तन की ओर जाए, देश के विकास की ओर जाए, डेवलपमेंट की ओर जाए। आप देख सकते हैं कि विकास को मुद्दा बनाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या मुद्दे हैं शहर के? देखिए, मेरा जो मानना है, यहाँ पे जो भी बातें हुई है, जो भी चर्चाएं हुई है, मेरा ये कहना है कि जब आप विकास की बात करते हैं कि भाजपा की सरकार में कोई विकास नहीं है, कैसे विकास नहीं, यहाँ पे कैसी बातें करते हैं? स्वच्छ भारत मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना है, उससे आपके देश में स्वच्छता आई। उज्जैन शहर को आज से 2 साल पहले देश का सबसे स्वच्छ शहर जो मीडियम कैटेगरी थी उसमें मिला है। उज्जैन में साफ सफाई हुई, महाकाल कॉरिडोर बना है। आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भाजपा सरकार ने लौटाने का काम किया है। सड़कों का जाल आप बिछा हुआ हर जगह देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में भाजपा सरकार ने काम किया है। केवल और केवल आप किसी की व्यक्तिगत छवि को लेकर, व्यक्तिगत छवि की आप जब बातें करते हैं यहाँ पे कि साहब महेश परमार जी ने तो बोले कोरोना काल में काम कर दिया। अरे केवल आपकी पीआर टीम अच्छी होने से, केवल 2-4 लोग आपके होने से कुछ नहीं हो जाता है। अनिल फिरोजिया जी ने भी उतना ही काम किया है। जब आप रेलवे लाइन की बात करते हैं, अनिल फिरोजिया जी के प्रयास से जो रेलवे लाइन थी, छोटी रेलवे लाइन, वो रेले जो बड़नगर से होके आती है, वो उसके प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, वो चालू हुई है। जो सड़कों का जाल बिछा है, जो भी उनके संसदीय क्षेत्र में जो काम होने थे वो सारे हुए हैं। आप सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, आप काम करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि केवल और केवल हमको किसी की आलोचना करनी है इसलिए उसकी बुराई कर देना पूरी तरह से निरर्थक है। मोदी सरकार ने जो भी आज तक वादे किए हैं वो उन्हें पूरा करने में सफल रही है और आगे भी अगर हम उनको वोट देते हैं, भाजपा सरकार को लाते हैं तो देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। राष्ट्रहित सर्वोपरि का नारा दिया जा रहा है, आपका क्या मानना है? किसी भी सरकार का काम करा नहीं करा, राष्ट्र हित में करा नहीं करा, इसका पैमाना होता है, इसका परीक्षा होती है चुनाव में, और ये देखा जाता है कि किसने क्या करा क्या नहीं करा। तो इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें मध्य प्रदेश की जनता ने, उज्जैन की जनता ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि भाजपा सरकार जो है वो अच्छी सरकार रही है। इसी के चलते पूरे मध्य प्रदेश में और उज्जैन में भी भाजपा के जितने विधायक जीते और भाजपा की सरकार बनी है। तो जिससे उज्जैन में महाकाल लोक बना, जिससे छोटे वर्ग से लेकर के बड़े वर्ग तक हर व्यक्ति को, हर प्रकार के लोगों को काम मिला है। तो जिससे ये तय होता है कि भाजपा ने अभी तक जो शासन किया और काम किया उसको जनता प्रमाणित कर रही है। तो ये सब थे न्याय के प्रतीक वकील जिन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी अपनी बातें बताई। यहाँ हम उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा है, जिसमें 6 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है तो 2 पर कांग्रेस का। हालांकि यहाँ पर अनिल फिरोजिया वर्तमान सांसद है जो फिर से चुनाव मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने तराना से विधायक महेश परमार को मैदान में उतारा है। अब देखना है कि यहाँ पर महेश परमार की जो छवि है वह काफ़ी पॉपुलर है, इसको लेकर लोगों में काफ़ी चर्चा है। हालांकि कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि 13 तारीख को जब मतदान होगा कि किस ओर ये मतदाता हैं, इनका पलड़ा रहेगा। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया। रात 11:40 पर लगभग 64% मतदान हुआ। तीसरे चरण में रात 11:40 तक सबसे ज्यादा असम